नमस्ते बच्चों, नमो नमः। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के अष्टमा पाठ 8वें पाठ त्रिवर्णः ध्वजः अर्थात तिरंगा झंडा के अभ्यास के प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है? शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखित। अर्थात आपको शुद्ध कथनों के सामने जो कथन सही दिए गए हैं उनके सामने आपको आम अर्थात हाँ और अशुद्ध अर्थात असत्य कथनों के सामने आपको नहीं अर्थात न लिखना है। तो चलिए पहले प्रश्न का उत्तर देखेंगे। क अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग हैं। तो यह कथन बिल्कुल शुद्ध है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? आम, हाँ। ख देखेंगे। ध्वजे हरित वर्णः शांति प्रतीकः अस्ति। ध्वज में हरा रंग शांति का प्रतीक है। तो यह कथन अशुद्ध है अर्थात सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? न, नहीं, क्योंकि हरा रंग जो है समृद्धि का प्रतीक होता है, इसलिए हम यहाँ पर न लिखेंगे। ग ध्वजे केसर वर्णः शक्तया सूचकः अस्ति। ध्वज में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है। यह कथन बिल्कुल शुद्ध है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? आम। घ देखेंगे। चक्रे 30 अरः सन्ति। चक्र में 23 तिल्लियां हैं। तो यह कथन बिल्कुल गलत है, इसलिए हम यहाँ पर न लिखेंगे, क्योंकि चक्र में 24 अर्थात चतुर्विंशति 24 तिल्लियां हैं। ग देखेंगे। चक्रम प्रगते द्योतकम। अर्थात जो चक्र है वो है प्रगति का, उन्नति का सूचक है, द्योतक है। तो यहाँ पर यह कथन बिल्कुल शुद्ध है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? आम, क्योंकि यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा देखेंगे। दूसरा प्रश्न। अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तम विभक्तिं वचनम च लिखित। अर्थात नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त आपको विभक्ति और वचन लिखने हैं। तो इसका उत्तर देखेंगे हम। ये पद दिए गए हैं, यहाँ पर आपको विभक्ति लिखनी है कि यह पद कौन सी विभक्ति में है प्रयुक्त किया गया है, और यहाँ पर वचन के अनुसार अर्थात एक वचन, द्विवचन या बहुवचन है वह लिखना है। तो उदाहरण दिया गया है, जैसे त्रयाणाम, इस पद में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, और वचन कौन सा है? बहुवचन। इसी प्रकार समृद्धे, इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, और इसमें वचन कौन सा है? एक वचन। यह समृद्धि इकारांत शब्द का रूप दिया गया है। इसी प्रकार वर्णानाम, इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, और वचन कौन सा है? बहुवचन, बहुवचनम। इसी प्रकार उत्साहस्य, इसमें कौन सी विभक्ति दी गई है? षष्ठी, और वचन कौन सा दिया गया है? एक वचनम अर्थात एक वचन। इसी प्रकार नागरिकई, इसमें कौन सी विभक्ति है? तृतीया अर्थात तीसरी विभक्ति, और वचन कौन सा दिया गया है? बहुवचनम। इसी प्रकार सात्विकतायः, इसमें विभक्ति कौन सी है? षष्ठी, और एक वचनम का प्रयोग किया गया अर्थात एक वचन का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार प्राणानाम, इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, और वचन कौन सा है? बहुवचनम। इसी प्रकार सभायाम, इसमें सप्तमी विभक्ति और एक वचन का प्रयोग किया गया है। इन सभी विभिन्न रूपों को याद करने के लिए हमें इनके शब्द रूप का पूर्णतः अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे समृद्धि का, वर्ण का, उत्साह का, नागरिक का,
और सात्विकता का। इसी प्रकार इन सभी शब्द रूपों को हमें अच्छे से याद करना पड़ेगा, तभी हम इनकी विभक्ति और वचन लिख सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न देखेंगे अब। तीसरे प्रश्न में आपको क्या करना है, एक पदेन उत्तरत, अर्थात आपको दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं, अर्थात एक शब्द में लिखने हैं। जैसे क देखेंगे, अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, हमारे ध्वज में अर्थात झंडे में कितने रंग हैं। कितने रंग हैं हमारे झंडे में? 3। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? त्रयः। इसी प्रकार ख देखेंगे, त्रिवर्णे ध्वजे शक्तयः सूचकः क वर्णः, अर्थात तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक प्रतीक क्या है, कौन सा रंग है? केसर। तो हमारा उत्तर क्या है? केसर, केसरिया रंग। ग देखेंगे, अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति, अशोक चक्र किसका द्योतक अर्थात सूचक है? अशोक चक्र किसका सूचक है? प्रगते न्यायस्य च, अर्थात उन्नति और न्याय का। च का यहाँ पर अर्थ है और, इसीलिए इसका उत्तर क्या है? प्रगते न्यायस्य च, प्रगति और न्याय का। घ देखेंगे, त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः, तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है? तो इसका उत्तर क्या है? स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च, अर्थात स्वतंत्रता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है क्या? हमारा तिरंगा झंडा। चौथा प्रश्न देखेंगे, एक वाक्येन उत्तरत, अर्थात आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने हैं। पिछले प्रश्न में हमने एक पद में उत्तर दिए थे, लेकिन इनमें हमें एक वाक्य में अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। तो क देखेंगे, अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति, हमारा ध्वज में, हमारे ध्वज का सफ़ेद रंग किसका सूचक है? किसका सूचक है? अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः सत्यस्य सूचकः अस्ति। तो उत्तर क्या है? अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः सत्यस्य सूचकः अस्ति, हमारे ध्वज का सफ़ेद रंग सत्यता का अर्थात सत्य का, सच्चाई का सूचक है। ख देखेंगे, अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ कहाँ है? अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति, अर्थात अशोक स्तंभ सारनाथ में है। तो उत्तर क्या है हमारा? अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। ग देखेंगे, त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनं कदा भवति, त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनं कदा भवति, अर्थात तिरंगे झंडे का उत्तोलनम, अर्थात तिरंगे झंडे को कब फहराया जाता है? कब फहराया जाता है? त्रिवर्ण। तो उत्तर क्या है इसका? त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्रता दिवसे च भवति, अर्थात तिरंगे झंडे का फहराना स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर होता है। घ देखेंगे, अशोक चक्रे कति अरः सन्ति, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो उत्तर क्या है? अशोक चक्रे चतुर्विंशति अरः सन्ति, चतुर्विंशति मतलब अर्थात 24, अशोक चक्र में 24 तिल्लियां हैं। पांचवा प्रश्न देखेंगे, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, अर्थात नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों को आपको प्रश्न में निर्माण करना है, अर्थात जो अंडरलाइन वर्ड दिए गए हैं, ये शब्द दिए गए हैं, इनके स्थान पर आपको प्रश्नवाचक पद का प्रयोग करना है। जैसे क देखेंगे, अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्, इसमें क्या आएगा?
कः। इसी प्रकार स्वधर्मात् प्रमादं वयं न कुर्यामः, तो यहाँ पर क्या आएगा, कम। इसी प्रकार एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सत्फलम, तो यहाँ पर क्या आएगा, कस्य। शत्रुणां समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्, तो यहाँ पर क्या आएगा, केशाम। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, इन जो रेखांकित पद हैं इनमें जिस भी विभक्ति का प्रयोग किया गया है उसमें हमें जिस भी विभक्ति और लिंग का प्रयोग किया गया है उसी के आधार पर हमें किम शब्द के रूपों का प्रयोग करना है। छठा प्रश्न देखेंगे। उदाहरणानुसारम समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात उदाहरण के अनुसार इन सभी पद को रिक्त स्थानानि पूरयत, इन सभी पदों की रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो उत्तर देखेंगे। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर विभक्ति और यहाँ पर उसका एक वचन अर्थ लिखना है या द्विवचन अर्थ लिखना है या बहुवचन लिखना है। तो शब्द क्या है, उदाहरण दिया गया है पट्टिका, इसमें विभक्ति कौन सी है, षष्ठी, तो इसका एक वचन क्या बनेगा, पट्टिकायः, द्विवचन पट्टिकयोः, पट्टिकानाम। इसी प्रकार अग्निशिखा का सप्तमी विभक्ति में अग्निशिखायाम, अग्निशिखयोः, अग्निशिखासु। इसी प्रकार सभा चतुर्थी विभक्ति में विभिन्न रूप क्या बनेंगे इसके, विभिन्न वचनों में कैसे लिखा जाएगा, सभायै, सभायाम, सभाभ्यः। इसी प्रकार अहिंसा का द्वितीय विभक्ति में अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसा। इसी प्रकार सफलता का पंचमी विभक्ति में सफलतयः, सफलतयः, सफलताभ्याम, सफलताभ्यः। इसी प्रकार सूचिका का तृतीय विभक्ति में सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभि। तो इस प्रकार इनके विभिन्न वचन अर्थात एक वचन, द्विवचन या बहुवचन लिखे जाएंगे। इन सभी वचनों को अर्थात और विभक्तियों को लिखने में सक्षम होने के लिए हमें इन सभी इनके शब्द रूपों को याद करना पड़ेगा। तो चलिए सातवें प्रश्न और अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। समुचित मेलनम कृत्वा लिखित, अर्थात इनका मेल करके, मिलान करके अर्थात सही मिलान करके आपको लिखना है। जैसे केसर वर्ण, इसका आपको सही मिलान करके लिखना है। केसर वर्ण शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। इसी प्रकार इन सभी का चलिए उत्तर देखते हैं इनका हल। केसर वर्ण शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः, अर्थात हरा केसरिया रंग शौर्य, पराक्रम और त्याग का सूचक है। हरित वर्ण सुषमाया उर्वरताया च सूचकः, और जो हरा रंग है वह सुषमाया सुंदरता और उर्वरता का सूचक है। अशोक चक्रम प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम, और जो अशोक चक्र है वह प्रगति और न्याय का प्रतीक है। इसी प्रकार त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। इसी प्रकार त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम कब हुआ था, इसका त्रिवर्ण ध्वज को अर्थात हमारे तिरंगे झंडे को कब स्वीकार किया गया था, 22 जुलाई
47 को। तो यह था आपके अभ्यास के प्रश्नों का हल। सभी बच्चे इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे।